Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books including mini salt sample question papers for various IGNOU courses. तो हम शुरू करते हैं सत्रीय कार्य, जिसका कोर्स कोड है BHIC 134, भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक। से सत्रीय कार्य 3 भागों में विभाजित है और आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति क्या थी, चर्चा कीजिए। तो सन 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने किसी भी प्रशासनिक ढांचे में, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया था, परंतु दीवानी अधिकार जो था वो अपने पास रख लिए। ऐसा उन्होंने अधिकाधिक धन प्राप्त करने के लिए किया, मतलब जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1759-1770 के बाद टाइम पे अकाल के बाद एक तिहाई जनता का विनाश हो गया। इस बीच में अकाल हुआ और उसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो खत्म हो गई। अकाल के बाद क्या हुआ, 1772 में कंपनी ने एक नई व्यवस्था शुरू कर दी, जिसके अनुसार भूमि के हिस्से लोगों को ठेके पर दिए जाते थे, लीज पे जिसे कहते हैं, लीज पे दिए जाने लगे। तो उससे क्या होने लगा कि ठेकेदार अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों का शोषण और भ्रष्टाचार करने लगे। और कर्मचारी और ठेकेदारों की जो मिली भगत थी, उसके कारण बेनामी ठेके ले लेते थे और उससे प्रशासन को क्या होता था, नुकसान होता था। फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था हुई, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए तथा राजस्व जो वसूली थी उसका स्थायी बंदोबस्त करने के लिए 1768 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ये इंडिया में आए। उन्होंने ये महसूस किया कि जब एग्रीकल्चर जो है वो पतन की तरफ जा रहा है और अन्य जो उनके जितने भी और इंडस्ट्रीज है उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, एक नया भूमि पर कर लगाने लगे और उसका नया प्रावधान था। और ऐसा करने के पीछे उनके रीजन 3 थे, जैसे कि भ्रष्टाचार में जिससे कमी हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए और अन्य उद्योगों की विकास बढ़ जाए। बात किसान मात्र काश्तकार, मतलब वो सिर्फ एक कामगार काश्तकार बनकर रह गए थे। और उसमें क्या हुआ, उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार व अंग्रेजों को इस चीज से बहुत फायदा मिला और किसानों को आधे से भी कम धन मिलता था और इससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। किसानों पे तो इसका प्रभाव बुरा पड़ा ही, जबकि जमींदार भी इससे वो न रहे, जमींदारों को भी इसका उल्टा नुकसान भुगतना पड़ा। बाद में जनसंख्या बढ़ने व खेतीहर भूमि बढ़ने से जमींदारों की स्थिति में परिवर्तन आया, परंतु जो काश्तकार जो किसान थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो इससे प्रभाव ये था। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम पंथियों व गरम पंथियों के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। नरम दल, कांग्रेस का प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को नरम दल की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि शांतिपूर्ण संविधान के तरीकों पर चलकर धीरे धीरे, मतलब हल्के फुल्के संवैधानिक सुधारों, आर्थिक सहायता, इन सब की मांग करता था। नरम दल के नेता मानते थे नौकरशाही भारत में नागरिकों और उनके अधिकारों के बीच में रुकावट है। और जो पहले चरण में 1885 से 1905 में कांग्रेस की जो मुख्य मांगी थी वो ये थी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग पृथकीकरण, मतलब अलग होना, प्रांतीय काउंसिलों का गठन, इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा इंग्लैंड के साथ ही भारत में भी होना, आर्म्स एक्ट को रद्द करना और सेना में भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति। दल में क्या था, शुरुआत में कांग्रेस सुसंगठित राजनीतिक संगठन नहीं था, इसकी कोई नियमित सदस्यता या केंद्रीय कार्यालय नहीं था, बहुत सुसंगठित संगठन नहीं था और कोई मतलब रेगुलर कोई सदस्य इसकी वो नहीं थी, मेंबरशिप नहीं थी और कोई सेंट्रल कोई वो भी नहीं था, ऑफिस भी नहीं था इनका। उन्होंने नरम दिल को अंग्रेजों का चापलूस मानकर उनका विरोध किया। जो गरम दिल वाले थे उन्होंने नरम दिल वालों को अंग्रेजों का चापलूस मानकर उनका विरोध किया। और 1904 से 1905 के आसपास जो समूह कांग्रेस में प्रभावशाली हुआ वो गरम दल कहलाया। इसके देश के 3 भाग में सक्रिय थे इसके नेता, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से, लाल लाजपत राय पंजाब से। प्रश्न 3 है हमारे पास, उपयोगितावादियों के मुख्य विचार क्या थे, चर्चा कीजिए। उपयोगितावादी ब्रिटिश उदारवादियों के
भारत में शिक्षा संबंधी उद्देश्यों का समर्थन नहीं करते थे। उपयोगितावादी मतलब इनको हम ये प्रैग्मेटिस्ट भी कह सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिकल जो लोग हैं वो भारत में अंग्रेजों की शिक्षा उद्देश्यों का समर्थन नहीं करते थे। वे चाहते थे कि कानून और भूमि संबंधी नियमों को इस तरह से परिवर्तित करना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो। उनके विचार से प्रसिद्ध दार्शनिक जेरमी बेंथम के निर्देशन में एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। तो वो क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिश उत्पादों के लिए हमें भारत में उनका ब्रिटिश उत्पादों का रास्ता हमें भारत में प्रशस्त करना चाहिए और एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। कानून का प्रश्न। भारत के में ब्रिटिश दृष्टिकोण पर उपयोगितावादी विचारों का प्रभाव पड़ा। बेंटिक ने कानून को परिवर्तन कर एक माध्यम बनाकर सती और बालिका हत्या जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया। जो ये हमारे इंडिया में पहले सती प्रथा थी और बालिका हत्या, जो गर्ल चाइल्ड थी उसकी हत्या, ये सब कुप्रथाओं पर रोक लगाने का लॉर्ड बेंटिक ने इस पर प्रयास किया। भू राजस्व का प्रश्न। मिल ने भू राजस्व परिवर्तन करने की नीति का समर्थन उपयोगितावादी अर्थशास्त्र के आधार पर किया। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, एक और किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर रिकॉर्डों के सिद्धांत के आधार पर भूमिपतियों पर करारोपण करने का समर्थन किया गया। मतलब कि जो भूमिपति हैं उनको कुल उत्पाद में से खेती का खर्च निकालकर बची हुई राशि राज्य को देनी होगी। ये किसने किया था? मिल ने। ये किसमें परिवर्तन था? भू राजस्व में परिवर्तन। उन्होंने क्या क्या कहा था कि जो जिनके पास जमीन है उनमें से उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनका जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से उन्होंने जितना भी खेती पे खर्च किया है उससे उसके अलावा जो रकम बचती है वो उनको राज्य को देनी पड़ेगी। तर साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण। अंग्रेजी उपयोगितावादी विचारधारा में एक निरंकुशता की प्रवृत्ति व्याप्त होती दिखाई देती थी, जिसने भारत में कभी भी प्रजातांत्रिक सरकार को स्वीकार नहीं करा। जेम्स मिल ने भी भारत के प्रतिनिधित्व में बढ़ने वाली सरकार की स्थापना का पक्ष नहीं लिया। जो इंग्लिश प्रैग्मेटिस्ट थे उनमें एक निरंकुशता की मतलब जो कंट्रोल लूज करने वाली प्रवृत्ति थी वह होने लगी थी। वो जिसने उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया में कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं किया। और जो जेम्स मिल थे वो भी भारत में मतलब जो इंडिया के रूल में बनने वाली सरकार थी उसका कभी भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। ब्रिटानी शासन के आर्थिक प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। औपनिवेशिक नीतियों ने शिल्पकार, कृषक, कामगार, व्यापारी, भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अनौद्योगिकीकरण मतलब नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब तक इंडिया में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ भारतीय तथा एशियाई मूल के व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा रही, तब तक भारतीय शिल्पकारों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा था। पहले क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरे जो यूरोपियन जो जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी उनके साथ अगर जब तक कंपटीशन रहा तब तक जो भारतीय जो शिल्पकार थे उनको भी क्या हो रहा था, अच्छा धन प्राप्त हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने एकाधिकार स्थापित किया और बंगाल में अपना राजनीतिक तथा मतलब पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना लिया। उसके बाद उन्होंने जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनको ही कमजोर कर दिया और इसमें शिल्पकारों का शोषण होने लगा। इससे उनके तकनीकी विकास के जो उनका टेक्निकल नॉलेज था वो भी उनका कम हो गया। फिर औपनिवेशिक भारत में अकाल। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कई अकाल पड़े जिससे बहुत सारे कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। सूखा और फसल की बर्बादी इसका कारण रहा होगा, लेकिन इसके बाद जो दूसरे पहलुओं में कृषि तकनीक में स्थिरता, प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने में निवेश की असफलता और ये सब रीजंस भी रहे। सरकार ने सिंचाई और अन्य सुविधाओं पर बहुत कम निवेश किया, जिससे क्या हुआ, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और मतलब उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि भी हुई और उसने स्थिति और भी बदतर कर दी। फिर आया कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन। तो जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जैसे कपास, जूट, मूंगफली, तिलहन, गन्ना, तंबाकू आदि, ये इसकी तुलना आदि खाद्यान्न की तुलना में अधिक पारिश्रमिक वाले थे, मतलब इनमें काम ज्यादा करना पड़ता था। लेकिन इतिहासकारों ने इस बात का विरोध किया है कि चाय, कॉफी, रबड़ आदि के अपने उच्चतम स्तर पर व्यावसायीकरण का रुझान का विस्तार हुआ
तो इस कारण क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, ये सब हुआ, ये सब चीजें हुई, तो इस वजह से जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ वो उसके लिए उत्तरदायी थे। वाणिज्यीकरण का ग्रामीण विकास पर प्रभाव। भारतीय किसानों के लिए व्यवसायीकरण एक मजबूर प्रक्रिया थी, मतलब एक मजबूर कर देने वाली प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया से काश्तकार थे जो उनको अपने फसल का एक हिस्सा बाजार में पहुंचाना पड़ा, जो भी मिला उसे कीमतों में बेच दिया। रुई 1860 के रुई के उछाल ने कीमतों को बढ़ा दिया, लेकिन इससे ज्यादातर क्या हुआ, बिचौलियों को ही लाभ हुआ। भारतीय संविधान को आकार देने में संविधान सभा की क्या भूमिका थी? तो कांग्रेस द्वारा अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान बनाने की आवश्यकता पर जोर देने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बदले राजनीतिक हालात में और ब्रिटेन में सरकार बदल जाने से अंग्रेजों ने अनिच्छा से ही सही पर संविधान सभा की स्थापना की जरूरत महसूस की। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। उसमें क्या हुआ कि क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी वजह से पॉलिटिकल जो उनके हालात हो गए थे और ब्रिटेन में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उन्होंने अनिच्छा से, मतलब बेमन से ही सही, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। उसमें क्या हुआ, नागरिकों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के अधिकारों पर एक सलाहकार समिति के गठन का भी सुझाव दिया, मतलब एक अलग से एक सलाहकार समिति बनाई जाए इन सब चीजों के लिए। और यह केवल समाज के कुलीन तबकों, शिक्षितों तक ही सीमित था, किंतु सीमित मताधिकार के आधार पर चुने होने के बावजूद संविधान सभा में भारत के विभिन्न मतों और धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व था। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार के कारण संविधान सभा के उद्घाटन सत्र 9 दिसंबर 1946 में 296 सदस्य में से 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद ने सदन के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो में क्या है, लघु लघु श्रेणी प्रश्न है। इसमें हमें सबसे पहला प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मुनरो ने अपने नियंत्रणाधीन जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया था। जो मुनरो थे उन्होंने इसको अपने जो कंट्रोल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां ये लागू किया था। रैयतवाड़ी में क्या, मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था खेतों की माप और आकलन पर आधारित थी और कोई भी किसान किसी भी खेत पर खेती करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन यह व्यवस्था बिना सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों पर भी लागू की गई थी। रैयत सिद्धांततः रैयत को अपने चुनाव पर किसी खेत पर खेती करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन व्यवहार में सरकारी पदाधिकारी किसानों को उन खेतों पर भी काम करने के लिए दबाव डालने लगे जिन पर वे काम नहीं करना चाहते थे, ताकि उनको उससे इसका भी, क्योंकि उनको, मतलब वो इसमें काम इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसका भी उनको राजस्व। 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य का गठन। हैदराबाद के राज्यतंत्र पर मुगल प्रभाव अधिक होने के कारण और मैसूर के राज्यतंत्र से भिन्न था। जो हैदराबाद का वो मुगल प्रभाव था वो ज्यादा था और वो मैसूर के राज्यतंत्र से इसी वजह से भिन्न था क्योंकि वहाँ मुगल कंट्रोल ज्यादा था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डेक्कन के सूबेदार को हैदराबाद में नियुक्त किया जाता है, किंतु मुगल साम्राज्य के पतन होने पर यह प्रणाली संकट में पड़ गई। मुगल सम्राट ने 1713 में निजाम आसफ शाह को सूबेदार बनाया, लेकिन असल बागडोर 1724 में प्रतिद्वंदी मुगल नियोक्ता पर सैन्य विजय के बाद ही आ सकी। जो आसफ जाह था उसको सूबेदार उसको प्रांत का प्रभारी, मतलब कि सूबेदार बना लिया। उसने क्या किया, उसने संधि करने, युद्ध करने और मनसब देने के उससे अधिकार भी ले लिए, जिससे मुगल अधिकार खुतबा पढ़ने और आदि तक ही सीमित रहेगी। प्राच्यवादी अंग्रेजों की यह धारणा थी कि भारतीयों की अवनति हुई है। 18वीं शताब्दी की घटनाओं के पश्चात और भी निश्चित हो गई। आरंभिक प्रशासकों का मानना था, हेस्टिंग्स ने अपने एक सहकर्मी हेलहेड से धार्मिक और रीति रिवाज संबंधी कानूनों पर भी सूचना तैयार कराई, जिसे जेंट लॉ के नाम से जाना गया। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने, मतलब भारत को जानने की कोशिश की और वह, मतलब एशियाटिक सोसाइटी बनाई उन्होंने। उसके पीछे दो व्यवहारिक कारण थे। क्लाइव की वैध नीति को समाप्त करना। अब आता है सांप्रदायिकता।
सामान्यतः सांप्रदायिकता को ऐसी धारणा के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके अनुसार समान धर्म वाले लोगों के बीच में समान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एवं आर्थिक हित और अस्मिताएं हों। अर्थात सांप्रदायिकता के अनुसार धर्म समाज का आधार तथा समाज के विभाजन की आधारभूत इकाई तैयार करता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कम्युनलिज्म, मतलब उसको हम ऐसी धारणा के बीच तरीके से स्थापित करते हैं कि उसके अनुसार क्या होता है कि जो समान धर्म वाले लोग हैं उनके बीच में एक कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कल्चरल भी और पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल, ये सब चीजें उनकी कॉमन होती हैं। उनके लिए क्या होता है, जो उनका रिलीजन है वही सबसे ऊपर है और जो सभी मानवीय हितों का पालन करता है। भारत में सांप्रदायिकता का प्रचार निम्न तर्कों के आधार पर किया गया। किसी धार्मिक संप्रदाय के सभी सदस्यों के हित समान होते हैं, मतलब किसी भी रिलीजन के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबके क्या होते हैं, जितने भी हित हैं उनके सबके इक्वल होते हैं और दूसरे संप्रदायों के सदस्यों से उनके हित भिन्न होते हैं। अंतर विरोधी हितों के कारण दो भिन्न संप्रदायों का सह-अस्तित्व संभव नहीं है। अवैध सत्ता का हस्तांतरण। ब्रिटेन स्थित उच्चाधिकारियों की अनुमति से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य 14 जून 1945 को रिहा हुए और वाइसरॉय वेवेल ने उन्हें शिमला में एक कॉन्फ्रेंस में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मतलब जितने भी कांग्रेस की जितने भी समिति बनी हुई थी, कांग्रेस की समिति के जितने भी अध्यक्ष थे, उनको सबने वाइसरॉय ने शिमला में कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और उस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मोटिव था वो नई कार्यकारिणी परिषद का गठन करना था, जिसमें वाइसरॉय कमांडर इन चीफ और उनको छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारी जीत के साथ ब्रिटिश लेबर पार्टी के जुलाई 1945 में सत्ता में आने से पहले ही भारत की स्वतंत्रता की आशा जगी। मतलब जब ब्रिटिश लेबर पार्टी जीती थी ब्रिटेन में, तो जैसे ही उनके सत्ता में आए उसके बाद ही भारत में स्वतंत्रता, मतलब भारत इंडिपेंडेंट होने की उनको होप मिली। 21 अगस्त 1945 को एटली सरकार द्वारा भारतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव का आदेश देना केवल हिंदू मुस्लिम तकरार को आरंभ करने का तरीका था। मतलब जो हिंदू मुस्लिम जो राइट्स थे उनको शुरू करने का एक तरीका था। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.